दो बड़े चुनाव में हार के बाद अपने आप को फिर से समेटकर कांग्रेस नए सिरे से खड़े होने की जुगत में है। पार्टी का नेतृत्व कर रहे दीपक बैज के सामने चुनौती निकाय और पंचायत के चुनाव की है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मनोबल को हाई रखना जरूरी है। इसलिए बैज पार्टी छोड़कर जाने वालों के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए नई टीम बनाने का संकेत दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव तो था, पहले आओ पहले पाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसी भी दल के लोग आलो वालो, आज क्या हालत है? उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई परखने वाला नहीं है। आज एक कहावत है ना, मैं शायद पूरा बोलूंगा तो किसी को तकलीफ हो जाएगा, लेकिन डैश 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 घर का ना घाट का, आप समझ जाइए उससे। जहां कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस की हर कदम पर निगाह रखने वाली बीजेपी मौके से नहीं चूकना चाहती और इसीलिए भाजपा के निशाने में बैज नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नई टीम को लेकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। क्यों दीपक बैज खुद चूक गए हैं क्या? बूढ़े हो गए हैं? तो ये सब सगुफेबाजी है। कुछ पेपर में कांग्रेस की जो जगह है उसको भरना है, इसलिए कि कोई एक बयान डेली दीपक बैज जी दे देते हैं। बाकी वो फोटो कॉपी तो भूपेश बघेल जी के हैं, उनको कोई नेता तो मानता नहीं, उनके दृष्टिकोण को कोई स्वीकारता नहीं। देखिए, अजय चंद्राकर जी को अपना टीआरपी बढ़ाना है, पहला चीज। अगर अजय चंद्राकर जी को बीजेपी में नेता मानते तो मंत्री क्यों नहीं बनाए? मंत्री बनाना है, इसलिए अजय चंद्राकर जी सिर्फ मेरे ऊपर बयान नहीं बल्कि अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि दीपक बैज नेता नहीं, एक कार्यकर्ता है और इस कार्यकर्ता को हाईकमान ने, माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने प्रदेश का जिम्मेदारी दी है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन अजय चंद्राकर जी का बयान सिर्फ अपने मंत्री पद पाने के लिए बयान है और अपने टीआरपी बढ़ाने। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार खो चुकी कांग्रेस टूट सी गई थी और कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ दी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को फिर से चार्ज करना पार्टी के लिए एक कठिन टास्क है। ये सब कुछ बैज की पुनर्नियुक्ति और नई टीम की हरी झंडी पर निर्भर करेगा। इस नई टीम का इंतजार कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को भी है। इसके बाद राजनीति नई करवट लेती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की हलचल पर, जहां पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अध्यक्ष दीपक बैज अब अपनी नई टीम बनाने की कवायद में जुट गए हैं। दो बड़े चुनाव में हार हुई है कांग्रेस की और इसीलिए कांग्रेस को अपने आप को समेटना है और समेटकर फिर से खड़ा करना है और इसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए जाने चाहिए वही कुछ कदम उठाते हुए दीपक बैज दिख रहे हैं। उनको पता है कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से पार्टी कमजोर हुई है। ऐसे में सीधा दल बदलुओं पर उन्होंने वार किया है और बताने की कोशिश की है कि उनको किनारे कर कर अब हम नए लोगों की टीम बनाएंगे। तो ऐसे में नई टीम बैज की कैसी होगी, किस तरीके की चुनौतियां बैज के सामने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं तेज तर्रार नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे सामने इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के.एस. चौहान जी, जो कि बताएंगे कि बीजेपी इस पूरे चैलेंज को कैसे लेती है जब कांग्रेस खड़े हो रही है। बहुत स्वागत है चौहान जी का भी। तो लगातार हम बता रहे हैं रिपोर्ट के माध्यम से कि किस तरीके की स्थितियां कांग्रेस में चल रही है और संकेत यही है कि नई टीम के साथ नए चुनाव में जाएगी कांग्रेस। लेकिन बयानों के जरिए जो चीजें हैं एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। आखिर
ये कांग्रेस में चल क्या रहा है, पहले मनीष जी से समझ लेते हैं। मनीष जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस में कार्यकारिणियां काफी देर से बनती है, बीरबल की खिचड़ी हो जाती है, क्या बैज इस बार कुछ चमत्कार करेंगे, नई टीम बना पाएंगे क्या निकाय चुनाव के पहले, पंचायत चुनाव के पहले? देखिए, निश्चित रूप से एक बात है कि कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है इसलिए वहां पर पदों को लेकर के भी बड़ी जद्दोजहद चलती रहती है, स्थानीय स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी दीपक बैज को जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट जी, उन्होंने फ्री हैंड कहा है कि आप अपनी कार्यकारिणी बनाइए और अपने हिसाब से काम करिए। देखिए, निश्चित रूप से एक चीज ये है कि विपक्ष में होने के बाद कांग्रेस अभी जो स्थिति है उसमें कांग्रेस लगातार भाजपा की सत्ता के ऊपर हमलावर है, लगातार आक्रामक हमले कर रही है और उससे एक चीज ये हो रही कि भाजपा कहीं कहीं कई चीजों में बैकफुट पर भी जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की है, उन परिस्थितियों में कांग्रेस जो है वो ये कोशिश करेगी कि यहां पर नए लोगों को, नए चेहरों को सामने लेकर के आए, युवा चेहरों को सामने लेकर के आए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसने पूरी सरकार का चेहरा ही बदल दिया है, नए लोगों को मौका दिया है, विजय शर्मा जैसा युवा चेहरा, अरुण साव जैसे लोग, और इस प्रकार की जो चीजें हुई है उनके मुकाबले में मुझे लगता है कांग्रेस भी कुछ नए चेहरों को सामने लेकर के आएगी, युवा चेहरों को सामने लेकर के आएगी। और कार्यकारिणी को लेकर जद्दोजहद और बीरबल की खिचड़ी की जो बात आप पवन जी कह रहे थे, निश्चित रूप से यह जरूर होता है कि कांग्रेस में पदों के लेकर के बड़ी जद्दोजहद चलती है, क्योंकि कांग्रेस, मैंने कहा ना कि बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी होने से और लगातार सत्ता में रहने के कारण, हालांकि अभी विपक्ष में है लेकिन लगातार लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण वहां पदों को लेकर के ज्यादा जद्दोजहद चलती है। इस वजह से बीरबल की खिचड़ी बन जाती है। बहुत सारे गुट हैं, सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, उन सबको कार्यकारिणी में समाहित करना, क्योंकि उनकी कार्यकारिणी भी बड़ी जंबो होती है, 400, 500, 600 ऐसे लोगों की कार्यकारिणी बनती है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बीरबल की खिचड़ी भले बने, लेकिन मुझे लगता है एक नया चेहरा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। कुछ सबक लिया होगा पिछली गलतियों से कांग्रेस, इस बार कुछ संगठन में जल्दी बदलाव करेगी, ऐसे संकेत हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो स्थिति है, देखिए सबसे मजबूत स्थिति यदि कांग्रेस कहीं समझ रही थी पूरे देश के अंदर में अपनी, तो वो छत्तीसगढ़ था। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से उनको हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो और पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो दोनों इस बात को लेकर के चिंतित है कि ये स्थितियां कांग्रेस की क्यों हुई, विशेषकर छत्तीसगढ़ में। जिस छत्तीसगढ़ को पूरे देश में वो एक मॉडल विकास के रूप में लेकर के जा रही थी, उसी छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की हार की कल्पना कांग्रेस को कतई नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो हुई है उसके बाद मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस उन गलतियों से कुछ न कुछ सबक लेकर के, और जो चुनाव के दरमियान हुई है, सत्ता के दरमियान जो गलतियां हुई है, उसके कुछ परिणाम भी हमको देखने को मिले थे। लगातार पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद जो यहाँ के सबसे बड़े नेता थे भूपेश बघेल, उनकी सभाओं में लोग खुलेआम खुलकर उनके खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये जो स्थितियां, निश्चित रूप से इन चीजों से सबक लेकर के मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो आगे तैयारी करेगी। और पार्टी, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से आक्रामकता दिख रही है कांग्रेस की अभी, निश्चित रूप से हो सकता है वो जो दीपक बैज जी हैं वो अपने स्थिति को बचाने के लिए लगातार हमले कर रहे हो, लेकिन हमले तो कांग्रेस कर रही है और उन हमलों से भाजपा कहीं न कहीं जाकर के बैकफुट में भी आ रही है। ठीक है, चलिए अब कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। एक विश्लेषण से तो समझ में आया कि नई टीम बनाने की कवायद चल रही है और ये जरूरत भी है कांग्रेस की, लेकिन इस जरूरत को पूरा जो है आलाकमान करेगा नहीं करेगा, इस पर उहापोह है। अमरजीत चावला जी के पास चलते हैं। चावला जी, बैज जी का ये बयान कि भाई जो दल बदलू थे वो घर के न रहे, घाट के रहे, इसका क्या अर्थ निकाले? अभी जो लोग छोड़ के जाने वाले हैं उनको रोकने के लिए तो ये उन्होंने नहीं कहा है कि भाई निकाय चुनाव में फिर से यही स्थिति बनेगी, भगदड़ मचेगी, फिर लोग जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के स्वामी हैं और बहुत सरल सहृदय, जैसे आदिवासी समाज की एक नेचर होता है, वो वैसे सहृदय बात करते हैं। एक्चुअल में उनके मन में ये दुख है कि बेचारे कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के इतने साल तक सदस्य रहे, एक लालच में या डर में या घबरा कर या जैसे भी प्रलोभन में आकर उन्होंने पार्टी छोड़ के वहां चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में लेते समय जो लालच दिया होगा, प्रलोभन दिया होगा, वो बेचारे अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। कई लोग वापिस आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो उनकी वो स्थिति और उनकी कमजोर स्थिति और उनकी हास्यास्पद स्थिति देखकर माननीय दीपक बैज जी ने कहा कि डैश डैश डैश
ना घर का ना घाट का। और सच्चाई है ये कि देखिए, वैसे हमारे नेता राहुल गांधी भी कहते हैं कि डरो मत, और कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता के आंदोलन से निकलकर यहां तक पहुंचने वाली पार्टी है, इस पार्टी में कमजोर लोगों की, डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर जो लोग सत्ता के लालच में राजनीति करना चाहते हैं या लोग छोटे छोटे प्रलोभन में, आपराधिक प्रकरणों में फंसकर अपनी आस्था बदलते हैं, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। चावला जी, लेकिन ये तो एक रणनीति का हिस्सा है, आपकी पार्टियां भी करती है। हमने देखा जब सरकार में थे आप नंद कुमार साय जी को तोड़ के ले गए। ये तो राजनीति है, ये दांव पेच है, ये सब पार्टियां करती हैं। इसमें आप लोग इतना बेचारे जो छोड़ के गए उनको इस तरीके की बात कह रहे हैं, नहीं, ये क्या उचित है? इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे और उनमें ये फर्क है कि नंद कुमार साय जी आए तो नंद कुमार साय जी एक आदिवासी समाज का चेहरा था, जहां वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। माननीय भूपेश बघेल जी चूंकि आदिवासी समाज का बहुत सम्मान करते हैं, तो उनसे नंद कुमार साय जी ने अपनी पीड़ा कही, तो वो पीड़ा भूपेश बघेल जी से देखी नहीं गई, तो उन्होंने ससम्मान उनको अपनी पार्टी में स्थान दी। अब उसके बाद वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ही खून था उनके अंदर, तो वापिस वो छोड़ के चले गए, क्योंकि वो आए किसी स्वार्थ से थे, वो स्वार्थ उनका पूरा नहीं हुआ, वो वापिस चले गए। देखिए, हमारे और उनमें यह फर्क है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की अंतरिम सरकार बनी थी, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी विपक्ष में थे, उसके बावजूद ससम्मान उनको बुलाकर उद्योग मंत्री बनाया था। हमने लालच प्रलोभन नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, लालच देती है, प्रलोभन देती है, और उसके बाद भी जब उनका काम नहीं होता तो वो ईओडब्ल्यू लगाती है, उससे भी उनका काम नहीं होता तो वो ईडी, सीबीआई और आईटी लगाकर, डराकर, धमकाकर, अपने वॉशिंग मशीन में डुबोकर उसको साफ सुथरा बताने का प्रयास करती है। ये हमारे और उनकी विचारधारा में बेसिक अंतर है। ठीक है, चलिए, नेहरू जी ने जो सरकार बनाई थी वो संयुक्त सरकार थी, सभी दलों के लोगों को लेना अनिवार्यता थी, शायद इसलिए उन्होंने सरकार में प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार था, इसलिए उन्होंने श्यामा प्रसाद जी को लिया। चौहान जी की ओर चलते। चौहान जी, अब गेंद आपके पाले में है, आप नेता आते हैं उनको तो ले लेते हैं, पर उनको संभाल नहीं पाते, उनको महत्व मिलता नहीं है, और ये कांग्रेस को मौका मिल जाता है। ऐसे में आप लोगों की पार्टी में आएगा क्यों कोई? अगले बार नहीं आएगा, एक बार आया, धोखा खा गया, कुछ नहीं उपयोग हो रहा है ऐसे लोगों का। इस तरीके के सवाल कई बार पूछे जाएंगे, आप लोग जवाब क्या देंगे? मोहन जी, सबसे है कि ये जो तकलीफ है वो कांग्रेस की है, नहीं। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता एक तो नंद साय जी को एक तरफ बोल रहे थे, स्वार्थी बोल रहे थे, और एक तरफ बेचारा बोल रहे थे, असहाय बोल रहे थे। वो ये देखें कि वो क्या है, और उसके बाद वो 1 साल भी नहीं रुक पाते हैं आपकी पार्टी में, और वो वापिस आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं, तो वो आपकी पार्टी की खामी है, ना नंद कुमार साय जी की। अब इधर आ जाता हूं। 8,300 लगभग छत्तीसगढ़ से पदाधिकारी कांग्रेस के कहां जाते हैं, तो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जाते हैं। कब जाते हैं? टिकट बंटवारे के बाद हो जाते हैं। 8,300। कोरबा में तो ऐसा भी हुआ है मोहन जी, और जो कि छत्तीसगढ़ में के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पूरी की पूरी नगर पंचायत में कांग्रेस विहीन हो जाती है। पूरी के पूरे जो पंच रहते हैं, सरपंच रहते हैं, वो यहां पर आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं। अब मेरे को आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी जवाबदार इंसान ने वो ये बोला हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम ऐसा देंगे, या कोई भी जो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आया है वो ये बोल दे कि हमारे को ये बोल के लाया गया है। अब लेकिन चौहान जी, ऐसी चीजें बोल के बता के तो नहीं की जाती, अंदर खाने में होती होंगी चीजें, पर वो दिख क्यों नहीं रही है? उपयोग क्यों नहीं करते ऐसे लोगों का? आप लोग ले तो लेते हैं, उपयोग क्या है? उसके बाद में मेरा यही वाली लाइन था कि अगर मान लीजिए कि गुप्त रूप से हमने कोई मंत्रणा की है और हमने बोला है, और उसके बाद हमने नहीं दिया है कुछ इनको, तो उसके बाद तो इंसान स्वतंत्र रहता है ना। और कांग्रेसियों के तो डीएनए में है कि अगर उनको कोई अच्छी चीज नहीं लगती है तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री की फजीयत कर देते हैं मंच में चढ़ के। तो ये, और उसके बाद खुलेआम फजीयत करते हैं मीडिया में, और उसके बाद जब वो मंत्री रहते हैं तब भी फजीयत करते हैं,
तब भी अपनी कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाते हैं, खुल के बोलते हैं। और अभी जो ये नई टीम बन रही है, तो टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम को मजबूत करना पड़ता है। नई टीम से ज्यादा मजबूत आप टीम करेंगे। मजबूत टीम कब होगी? जब आप खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपनी टीम के बारे में सोचेंगे। और टीम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो अपने देश के और प्रदेश के बारे में सोचे, तब वो टीम अच्छी होती है, सही होती है। अब मैं आपको बता दूं, ये दीपक बैज जी अभी ये बोलते हैं कि वहां पर जा रहे हैं, इनका दुख है। ये देखो, ये साथी प्रवक्ता यही बोल रहे थे कि उनको दुख है। अरे भाई, आपके दीपक बैज जी उस समय कहां गए थे जब राज्यसभा सांसद दूसरों को बनाया जा रहा था? तब आपके दीपक बैज जी कहां थे? पिछले 5 सालों में 3 राज्यसभा सांसद दूसरों को बनाया गया। मोहन तिवारी जी, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। उस समय कहां गए थे आपके दीपक बैज जी? उस समय उनका दुख क्यों नहीं हुआ कि जब 4 लोग लोकसभा सांसद की टिकटें जो है वो दूसरे क्षेत्र से और बाहरी लोगों को दी गई, तब आपके दीपक बैज जी कहां गए? अभी तो दीपक बैज जी का खुद का आता पता ठिकाना नहीं है। टीएस सिंहदेव खुद बोलते हैं कि मैं बनने के लिए तैयार हूं, अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं, आप पार्टी एक बार मौका तो दे। और उसके बाद दूसरे लोग भी बोलते हैं। चरणदास महंत, अमितेश शुक्ला अलग बयान देते हैं, चरणदास महंत अलग देते हैं, टीएस सिंहदेव अलग देते हैं, और दूसरे लोग अलग देते हैं। तो इनकी पार्टी में खुद ही बिखराव है। और ये जब इनकी एक्चुअल में मोहन तिवारी जी, इनकी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इनकी प्रॉब्लम जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उनकी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं है। इनकी प्रॉब्लम खुद की है कि भाई हम लोग किसी को पार्षद की टिकट कैसे देंगे। ठीक है चावला जी, ये कहावत है कि भाई जब अपना जो सिक्का है वो खोटा है तो हम दूसरे को दोष क्यों दें? आपके पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, अब वहां पे उनका क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना? दीपक बैज जी ये बात कहकर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है उनको। इस प्रदेश के वो सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं, उनके नंबर बहुत बढ़े हुए हैं। असल में क्या है, देखिए आज स्थिति ये है कि वो इतने ताकतवर अध्यक्ष हैं कि उनके एक बयान से पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। असल में मैं आपको बताना चाहूंगा तिवारी जी कि जैसे हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया, उस विधानसभा घेराव में भारतीय जनता पार्टी को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस मात्र 7 महीने में ही इतना जबरदस्त प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी को रायपुर से लेकर दिल्ली तक हिला देगी। उससे ये घबरा गए। उसके बाद लगातार हमारे जो धरना प्रदर्शन हुए, हमारे युवक कांग्रेस ने भी जो कार्यक्रम किए, हमारी महिला कांग्रेस ने जो कार्यक्रम किया, उसके बाद अभी हमारे एक जनप्रतिनिधि के साथ दुर्भावनापूर्वक जो कार्रवाई इन्होंने की बलौदा बाजार में, उस कार्रवाई को लेकर जिस प्रकार पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में एकजुट दिखी, और हमारे पूरे विधायक दल ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के साथ साथ सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई है। अब इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है, तो अपनी घबराहट छुपाने के लिए इस तरह के बयानों का सहारा लेकर वो अपनी बौखलाहट छुपा रही है। असल में सच्चाई यही है कि दीपक बैज जी, मैंने कहा ना, एक संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष है, इसीलिए उनको भाई आखिर हमारी पार्टी के ही सदस्य रहे, कभी ना कभी वो एक लालच में आकर या डर कर वो एन केन प्रकेन चले गए। वहां जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनके साथ ना घर का ना घाट का रख रही है, तो एक आदिवासी सज्जन आदमी के मन में एक करुणा आती कि अरे यार बेचारे अच्छे भले थे यहाँ पर, अब वो छोड़ के चले गए और ना घर के रहे ना घाट के। इसलिए कहा गया जो जाने की तैयारी में उनको तो कहीं संकेत नहीं दे रहे हैं कि भाई देखो मत जाओ। राहुल जी ने कहा जिसको जाना है चले जाए, कल जाना चाहते हैं आज चले जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह गद्दारों की पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह माफी मांग के अंग्रेजों का साथ देने वाली पार्टी नहीं है। यहां उसी विचारधारा का आदमी टिक सकता है जो समाज सेवा को लेकर, आम जनता की सेवा की विचारधारा को लेकर कांग्रेस में आए। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ती। कांग्रेस जल जंगल जमीन का हक दिलाने के लिए, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, छोटे व्यापारियों को और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उनके आरक्षण का हक, जाति जनगणना के साथ शिक्षा
शिक्षा का हक, स्वास्थ्य का हक, भोजन का अधिकार देकर उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहती है। और ऐसे सारे लोग जो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का, जो लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों का कांग्रेस में स्वागत है। लेकिन किसी को खरीद कर या किसी को डराकर हम अपनी पार्टी में नहीं लाएंगे। और जो लोग कमजोर हैं, डरपोक हैं, उनके रास्ते हमेशा के लिए कांग्रेस से बंद है। हमें ऐसे कमजोर और डरपोक लोग चाहिए ही नहीं, जो किसी प्रलोभन में आकर या डर कर दल बदल का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। इसीलिए हमारे दीपक बैज जी आज दमदारी के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, काम करते रहेंगे, पर उन्हें काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो राजनीति का दूसरा पक्ष है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं मनीष जी से। मनीष जी, ये तो जो सामने की बात है, कांग्रेस के नेता हैं अमरजीत, तो उनको ये सब बातें कहनी पड़ेंगी। पीछे का पक्ष क्या है? कांग्रेस में जो अंदर खाने में चल रहा है वो क्या चल रहा है? क्या बैज अपनी टीम बना पाएंगे क्या? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था और आपने भी इस बात को कहा, तो जो भी कहना है वो निश्चित रूप से, देखिए आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो उसके पक्ष में ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं अमरजीत जी का भी दर्द क्या था, उनके साथ भी क्या घटना कांग्रेस भवन के अंदर हुई थी, ये भी मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन ये दिगर मैटर है। कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक, मैंने कहा पहले भी, देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी होने के बाद, लगातार सत्ता में रहने के बाद में, उसके अंदर बहुत सारे गुट भी हैं। उन गुटों के बीच में सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य बैठा करके फिर एक कार्यकारिणी का गठन करना और उसके बाद सरकार के खिलाफ भी लड़ना, ये जो स्थिति है, निश्चित रूप से देखिए जिस प्रकार से पूरी स्थितियां बन रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में, लगातार यहां पर अभी हम बात करें तो जो बलौदाबाजार की घटना को लेकर के विधायक की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के निश्चित रूप से कांग्रेस लड़ तो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आक्रामकता से लड़ रही है, मैंने पहले भी कहा। लेकिन उसके साथ अब उनके अंदर की जो आंतरिक लड़ाई है, उस आंतरिक लड़ाई से भी मुझे लगता है सचिन पायलट को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इस प्रकार की स्थितियां रहती है। जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनको काम करने में उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। निश्चित रूप से दीपक बैज जी जो है, जैसा कि अमरजीत जी कह रहे थे कि बहुत सरल सुलझे हुए व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से सरल सहृदय व्यक्ति हैं, आदिवासी व्यक्ति हैं। लेकिन सरल, सहज और सहृदय व्यक्ति होने से संगठन के माध्यम से सत्ता पहुंचने का रास्ता नहीं मिल जाता। आप राजनीति में है तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे आपको सत्ता की प्राप्ति हो जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र बार बार आया, तो एक चीज ये है कि कार्यकर्ताओं को लेकर के बात हो रही थी, दल बदल को लेकर के बात हो रही थी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी उस समय वहां पर भी यही स्थिति थी, लगातार लोग भाजपा में शामिल हो रहे थे, फिर सत्ता में आई, फिर भाजपा में शामिल होने लग गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि जो लोग अवसरवादी हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो पार्टी के नेताओं को ये पता होता है कि ये लोग अवसरवादी हैं, ये अवसर को देख करके हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। उसके बाद भी राजनीतिक दल के लोग उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, न केवल शामिल करते हैं बल्कि अपनी पार्टी के जायज हकदार उन कार्यकर्ताओं के हक को मार के ऐसे लोगों को पद पर भी बैठाते हैं, लाभ वाले पद पर भी बैठाते हैं, जिससे उनको फायदा हो। उसके बाद वो लोग सत्ता से बाहर होते ही पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, तब इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। जैसा कि दीपक बैज जी भी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता कौन है, कौन लोग पार्टी के लिए कहते हैं। मैं आज भी ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को जानता हूं निश्चित रूप से मोहन जी, जिन लोगों ने अपना सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए दिया मगर उनको आज तक कुछ नहीं मिल पाया। तो ये जो स्थिति है वही स्थिति भाजपा में भी है। कांग्रेस और भाजपा में कोई विशेष फर्क मुझे देखने को नहीं मिलता। तो ये जो स्थिति है, इन स्थितियों से बचना होगा। कांग्रेस जब सरकार में आई थी उस समय निश्चित रूप से उन्होंने कुछ लोगों को सत्ता में भागीदारी दी थी जो वास्तविक रूप से कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन भाजपा में अभी जो स्थिति है उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ही दल में स्थितियां सेम रहती है। दल बदल को लेकर के यदि हम बात करें तो ये पार्टी के नेताओं को समझना पड़ेगा कि कौन दल बदलू है और कौन वास्तविक कार्यकर्ता है। और शायद राजनीतिक पार्टियां समझती भी हैं, इसीलिए ऐसे अवसरवादियों को अवसर देख के ही उपयोग किया जाता है। कांग्रेस भाजपा दोनों ये सब कम करती है। आखिरी चरण में ये फिर से हम चलते हैं चौहान जी का। चौहान जी, अब नए लोग भी आना चाह रहे होंगे, फिर से आना चाह रहे होंगे, उनके लिए क्या पार्टी के दरवाजे खुले हैं या आप लोग ने अपनी खिड़की बंद कर ली है? अब देखिए मोहन तिवारी जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर होता है। जो सही में देश, प्रदेश और अपने का विकास करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही वो आते हैं। और जब उनको ये लगता है कि दूसरे में नहीं और भारतीय जनता पार्टी में हमारा सही
उपयोग हो पाएगा, हमारा हम दायित्व अपना निभा पाएंगे, अपने कर्तव्य निभा पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो कांग्रेस से छोड़ के जाता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाता है। कांग्रेस से छोड़ के कई दूसरी पार्टी में भी गए। बिल्कुल। और पिछले 30 सालों में और आएंगे तो लेंगे कि नहीं लेंगे आप लोग के दरवाजे खिड़की खुली है कि बंद हो गई है, पूछ रहा था। पिछले 30 सालों में जितने लोग छोड़ के नहीं गए थे कांग्रेस पार्टी को, पिछले 3 सालों में छोड़ के गए। उसका कारण क्या है? अभी मोहब्बत की दुकान बोल रहे थे माननीय प्रवक्ता। थोड़ा समय कम है चौहान जी, जल्दी आप पार्टी का एक वो रख दीजिए स्टैंड कि अब क्या होगा, आगे लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा? बिल्कुल, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम वेलकम करते हैं सभी का। ठीक है। जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़े, जैसे हम जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, दायित्व दिया जाता है। दायित्व समझ क्या है? और राजनीति जो है वो दायित्व का है, दायित्व का खेल है। ये दायित्व है, ये सेवा है, और उसके हिसाब से चले। और मोहब्बत की दुकान जो बोल रहे थे, तो मोहब्बत की दुकान हमने आपके हेलीकॉप्टर की लड़ाई, आपके माइक की लड़ाई, आपके प्रोटोकॉल की लड़ाई, और 1984 में भी जो आपने मोहब्बत की दुकान खोली थी वो भी हमने देखी है कांग्रेस की। चलिए, बड़ी पार्टी है इसलिए बड़ा दिल है, और इसलिए उनके दरवाजे खिड़की अभी भी खुले हुए हैं। जो लोग दायित्व लेने आना चाहते हैं उन्हें पार्टी मौका देगी। चावला जी, अब आप लोगों के यहाँ क्या होगा? इन बयान के बाद, बैच जी के बयान के बाद तो लगता है कि आपने तो दरवाजे बंद कर दिए, जो गया वो गया। अब आप लोग नई टीम बनाएंगे? नहीं, नई टीम बनाने और नहीं बनाने वाली बात ही नहीं, हमारी टीम ऑलरेडी बनी हुई है और समय के हिसाब से कार्यकाल पूरा होने पर नया पुराना होते रहता है, वो होगा, उसमें कोई बात नहीं। असल सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जूतम पेजार की स्थिति मची हुई है। ये बोलते ना दायित्व देते हैं, तो दायित्व तो बृजमोहन अग्रवाल को क्या दायित्व दिए? बेचारा वो भारी हो रहा था, उसको उठा के आप दिल्ली भेज दिए, मंत्री भी ले लिए। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूरत जैसे लाइन में लगे हुए लोग उनको मंत्री बना नहीं रहे। 4 मुख्यमंत्री हो गए, विजय शर्मा जी, ओपी चौधरी जी, सुपर सीएम अलग हो गई। इनको मालूम ही नहीं करना क्या है। 8 महीने में विकास का कोई काम नहीं कर पाए हैं। इनके अंदर जूतम पेजार की स्थिति बनी हुई है। 2 खाली मंत्रियों के स्थान भर नहीं पा रहे हैं। निगम मंडल आयोग में इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। अरे इनके पास जगह ही नहीं है। अंबिकापुर में आदमी नहीं मिला, कांग्रेस से आए हुए आदमी टिकट दिए। राजीव में आदमी नहीं मिला, कांग्रेस से आए हुए आदमी टिकट दिए। सरगुजा लोकसभा में इनके पास आदमी नहीं था, कांग्रेस का आदमी टिकट दिए। 15 साल में रहने के पास इनके पास उठा यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी है। ठीक। दीपक बैच को ये बताइए कि आपने टिकट क्यों नहीं दी? उस लायक ही नहीं समझा बेचारा, वो हार सके। पंचायत चुनाव जीतेंगे और आने वाले ठीक है। चलिए ये तो सब ठीक है, नेतृत्व करेंगे। ठीक है। तो ये सब समय के गर्भ में है और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक गोटियां फिट की जा रही है उसे आज हमने डिकोड करने की कोशिश की, सभी पक्षों को टटोला, जानने की कोशिश की, और उससे यही लगता है कि आने वाले समय में जो चालें हैं वो और बिसात में हमें देखने को मिलेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमरजीत चावला जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।